क्वेश्चन है बहुत आसान। साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 और साइन स्क्वायर थीटा 3 की वैल्यू 0 है। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं बस। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दे देते। और किसी को कुछ और बोलना हो तो मुझे चैट बॉक्स में अपना ऑप्शन भी दे सकते हो। ठीक है। चल और हो जाए। हाँ जी, जो मन में आ रहा है करो और अपने विचार चैट बॉक्स में लिखो। मेरा इंटरेस्ट आपके विचारों में भी है। ओहो। मैं जो भी आंसर दे रहा है अपना अपनी बात भी बताओ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये बात चल रही है। बच्चे कह रहे हैं जोश बहुत हाई है। चलो जोश सही लाते हैं। अच्छा, स्क्वायर नहीं, एक बात बता दूं मैं पहले ही आप लोगों को, यहाँ स्क्वायर नहीं है कुछ भी। यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अरे जल्दी जल्दी करो भाई, 4 बच्चों का आंसर आया है। मैं तो सोचा था मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, ये शायद करवाऊं कि ना करवाऊं। अब मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छे लॉजिक छुपे हुए हैं, कराने वाली बात है, कराया जा सकता है ये भी। हम्म। अच्छा, रुद्र कह रहे हैं मेरा ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट आप मुझे ऐसे ही बता दो चैट बॉक्स में, मैं उस इससे समझ लूंगा फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताओ मुझे। अच्छा, मेरा आसान क्वेश्चन गंदा फील कराता है। आह, ओके, रुद्र एग्री बेटा। ओके। ओहो भाई वाह, अब आनी बात शुरू हुई है। ठीक है, चलो अगर बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई बोल दो जो जिसके मन में आ रहा है। क्वेश्चन समझाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है।
जिसको नहीं आता कोई परेशानी की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर नहीं आता तो। हाँ लॉजिक सही है। हाँ ये ठीक है, लॉजिक सही है, यश तुम्हारा, सुचि तुम्हारी बात भी ठीक है। कोमल गड़बड़ लग रही है कुछ, लेकिन चलो हम बताएंगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं। 11th वाले कोई दिक्कत ना माने भाई, 11th वालों की कोई बात ही नहीं है इसमें, वो जो बता रहे वो अच्छा। चलो अब मैं बता दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है तो पहले देखो आया कौन कौन है। नहीं इतनी मेहनत नहीं है भाई शिवम, देखो शोभित, कोई आंसर नहीं आया तुम्हारा। विशु, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आराम से, आराम से बताना। अभी अब आप डिसाइड करना कि आंसर सही था कि गलत। की वैल्यू 0 है। अब एक बार बताओ, अगर स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो मजबूरी है ना भाई, स्क्वायर नेगेटिव, ये 3 वैल्यू दे सकता है भाई, किसी भी नंबर की 3 वैल्यू हो सकती है, और स्क्वायर से नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, क्योंकि किसी भी दुनिया में किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। ये बात मानते हो, एग्री हो इस बात से? अब अगर यहां से प्लस आ गया और यहां से प्लस आ गया तो 0 तो आ नहीं सकता। ठीक, पहले से प्लस आया दूसरे से 0 आया फिर भी 0 नहीं आ सकता। पहले से 0 आया दूसरे से प्लस प्लस आया फिर भी 0 नहीं आ सकता। पहले से 0 आया दूसरे से 0 आया अब 0 आ सकता है। एग्री या नहीं एग्री? तो अगर स्क्वायर आपको 0 दे रहे हैं तो भाई एक ही संभावना है बस, सिर्फ एक ही संभावना है, सिर्फ एक, इकलौती। क्या है वो संभावना? भाई 0 ही है ये तो, ये वैल्यू 0 है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 से भी 0 आया, साइन स्क्वायर थीटा 2 से भी 0 ही आया, क्योंकि स्क्वायर से सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी। और साइन स्क्वायर थीटा 3 से भी 0 आया है, तीनों से 0 आया है। ठीक है, अब अगर इससे 0 आया है तो क्या मैं ये बात मान लूं, क्या मैं ये बात मान लूं, हाँ, अब तो जोश में आ गया भी, देखो कि साइन थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी, साइन थीटा 2 की वैल्यू 0 होगी, और साइन थीटा 3 की वैल्यू 0 होगी। सोचिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, साइन थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी, साइन थीटा 2 की वैल्यू 0 होगी, साइन थीटा 3 की वैल्यू 0 होगी। तो मुझे कौन कौन बच्चा बताएगा थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई, थीटा 2 की कितनी आई, और थीटा 3 की कितनी, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की कितनी आई? कोमल वेरी गुड बेटा, 11 के हिसाब से सबसे बढ़िया आंसर, अब तक नंबर 1 आंसर कोमल ने दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये है मेच्योरिटी जो डेवलप करनी है सबको। शिवम बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखो आर्यन, ओके, देखो अभी तक कंप्लीट मैच्योरिटी में अब तक की सबसे बढ़िया जो आंसर मानूंगा वो मानूंगा कोमल का। मिशिता बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा। सुचि ने सारे आंसर सही दिया था, लेकिन सुचि हमारा एक भाई पका हुआ फल है, वो उसे आते हैं क्वेश्चन अच्छे। बट मैं, मेरे को सबसे बढ़िया आंसर लग रहा है अभी तक कोमल बुद्धि राजा का। अब सुनो, 9th और 10th के बच्चे होते हैं ना, वो तो बोलेंगे 0 आएगी, और जो है अब मैच्योर बच्चे, वो कहेंगे सर 0 भी आ सकती है, 180 भी आ सकती है, 360 भी आ सकती है, ठीक है, 540 भी आ सकती है। दिस इज मेच्योरिटी। और इतना भी मत बोलो, इतना भी मत बोलो, कम से कम इतना बोल दो कि सर 0 और 180 तो है ही पॉसिबल। भाई 0 से 360 की बात करेंगे
तो 0, 180 और 360 तीन वैल्यू बनती है। एन पाई लिखना तो बेस्ट है ही है, देखो उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम क्वाड्रेंट की भी बात करें तो हर हर एक वैल्यू जो आ रही है वो दो जगह तो आएगी ही आएगी ना, क्योंकि दो जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह नेगेटिव होता है, तो हर एक वैल्यू दो जगह आई जाती है। तो आपको अब 0 और 360 लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही बात होती है। तो बेस्ट आंसर था अगर कोई लिख रहा था कि सर 0 और 180, ये दो पॉसिबिलिटी है। ऐसे थीटा 2 0 भी पॉसिबल है और 180 भी पॉसिबल है। थीटा 3 0 भी पॉसिबल है और 180 भी पॉसिबल है। अब मैं बात करूं cos θ1 की, तो θ1 की जगह अगर मैं 0 डालूं, हाँ यह सब सही है बेटा, बात बिल्कुल। अगर मैं θ1 की जगह 0 डालूंगा तो मुझे आंसर 1 मिलेगा, 180 डालूंगा तो -1 मिलेगा। ठीक है, तीनों आ गए हमारे, 1 - 1 1 - 1 1 - 1। अब आप ये देखो, अगर मैंने 1 1 और 1 लिए तो मेरा पहला आंसर बनेगा 3। अगर मैंने -1 - 1 - 1 लिए तो मेरा आंसर -3 भी आ सकता है। और अगर मैंने 1 - 1 और 1 लिया तो मेरा आंसर 1 आएगा। और अगर -1 - 1 और 1 लिया तो मेरा आंसर -1, मतलब चार आंसर पॉसिबल थे इसके। ठीक है, इसके चार आंसर पॉसिबल थे। ओके बेटा, एक बार
हाँ बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कुछ क्लैरिटी आई कि नहीं आई? क्या इससे हमारे दिमाग के जो एक सोचने का तरीका है उसमें एक और एक लेवल आया? हाँ बताओ, क्या कह रहे हो बेटा, बताओ। जिसको जो दिक्कत है बताते चलो मुझे। इसमें अगर एक ऑप्शन बेटा, वो तो मैंने, सुनो, आपको याद हो मैंने ये कहा था, आप अपने ऑप्शन दो और चैट बॉक्स में भी लिखो जो आप सोच रहे हो। क्या मैंने ऐसा बोला था? पेपर में आता है तो आपका ये मल्टीपल ऑप्शन में आएगा, और वहां पे पता है क्या आएगा? वहां ये आएगा, शिव अभी बताते हैं आपको, वहां ये आएगा विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। वहां ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये बात बोल देता ना, तो आप फिर सोच नहीं पाते, आपको हिंट मिल जाता फिर कि भाई मल्टीपल आंसर है। तो मैं वो बात नहीं आपको महसूस करा पाता जो अब आप हर क्वेश्चन में देखना शुरू करोगे। क्वेश्चन ये था विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो आपका आंसर बन जाता सिर्फ बी। ठीक है, ओके है बात। चलो क्लियर करते हैं। अब शिवम कह रहे हैं सर, बेटा मैं देखो आपके दिमाग से यहाँ जितना खेल खेलना है खेल लो, वहां जाके आपका दिमाग खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खेल और खुलने में, खेलने में ही तो खुलेगा दिमाग। चलो एक आसान क्वेश्चन देते हैं, बहुत आसान। 10 1, 10 4, 10 7 और 10 10। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू किससे आएगी? विच वन इज ग्रेटेस्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ग्रेटेस्ट। ठीक है। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी आंसर, इतनी जल्दी आंसर। लॉजिक दो, लॉजिक। हाँ ये एंगल ही है ये। लॉजिक दो भाई, जो आंसर दे रहा है उसके साथ। हाँ रीजनिंग भी तो दो, कैसे? एक तो रीजनिंग ये है कि हमने करा हुआ है, फर्स्ट रीजनिंग। सेकंड रीजनिंग क्या है? मुझे लग रहा है बच्चों तुम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो सारे। एक बार जरा ये समझ लेना। हिंट दो भाई, हिंट। देखो हिंट वैसे मुझे देना है अपने 11th वाले बच्चों को। शिवम अभी बताता हूँ मेरे लाल, मैंने देखा है ये शायद कहीं, ऐसे शायद शायद हटा देते तो मैं मान लेता मैं। सुनो भाई, 11th वाले प्यारे बच्चों, वन पर डिग्री नहीं है, दैट मीन्स वन आपका रेडियन में है। डिग्री नहीं है तो रेडियन ही होता है। तो ये 10 1 रेडियन है, अगला 10 4 रेडियन है, उससे अगला 10 7 रेडियन है, उससे अगला 10 10 रेडियन है। और आपकी क्लैरिटी कर दूं, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली, इतने अप्रोक्स से काम चल जाएगा। तो आप ये देख के बताओ, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। एक बार फिर से सोच लो, दिस इज अप्रोक्सीमेट 57। हाँ ठीक है, ठीक है सुचित, तुम्हारा बेटा सही है, तुम्हारा मेरे समझ में आ गया। 4 4 मतलब, अरे कोई बात नहीं, तुम अब बता दो, चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है, आपको जो लिखना है। 57 4 जा कितने होंगे? ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को समझने का तरीका है बच्चों, आज की मेहनत कल को रंग लाएगी। बहुत छोटे छोटे बड़े प्यारे कंसेप्ट हैं ये।
आपने जो कंक्लूजन निकाल दिया होगा किस बेस पे, वो आंसर सही होना अलग चीज है, लेकिन क्या आपका लॉजिक सही है कि नहीं उसे समझते चलो। 57 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सारी वैल्यू पॉजिटिव है भाई, सारी की सारी वैल्यू ही पॉजिटिव है। यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। डिसाइड कर पाओगे? अब बताओ भी, जिन्होंने डिसाइड करा, अब बोलो अपने आंसर लॉजिक के साथ। चलो मैं अब आपको बता देता हूँ, आंसर तो खैर ए है, लेकिन इस पर पहुंचने से पहले कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, सोचिए, तुम भी बेटा देखना जरा, ये 228 है 180 से कितना बड़ा है? 228 180 से कितना बड़ा है? 48, ओके। ये 360 से कितना बड़ा है? और ये 540 से कितना बड़ा है? तो एक्चुअली में देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो सिखाया जाता है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, स्पेशली चाहे वो इंस्टीट्यूट में सिखाया जाए, कोचिंग में, कैसे भी, जो ऑनलाइन वगैरह कहीं पे भी है, जो इसका मेथड है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और अभी आपके सामने ये मेथड है। और इतना याद रखो बच्चों, एक छोटी सी बात याद रखो, छोटी सी बात ये है कि 10 की वैल्यू यहाँ 0 होती है और यहाँ इंफिनिटी होती है। तो जैसे 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 ये चलेगा, एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और 90 पर आके तो इंफिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो बड़ा एंगल, बड़ी वैल्यू, बड़ा एंगल, बड़ी वैल्यू, तो इनके जो सीक्वेंसिंग होगी वो इस तरीके से होगी। तो सबसे ज्यादा आंसर किससे आएगा? 1057 से आएगा। इन्फिनिटी एनडी कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनडी के लिए हम निशान यूज कर रहे हैं इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन की जगह इन्फिनिटी, अरे नॉट डिफाइन को ही इन्फिनिटी मार्क से लगा देते हैं। इन्फिनिटी कौन सा नंबर की तरह आप प्लस माइनस कर पाओगे भाई? इन्फिनिटी प्लस माइनस थोड़ी हो पाता है, ठीक है। तो हाँ, नॉट डिफाइन की जगह इन्फिनिटी मार्क लगा देते हैं हम लोग। अब ये बताओ, क्या ये मेथड क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बढ़िया था। अभी क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन में जान आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अब आता हूं मैं अपने 10th के बच्चों के लिए फेवरेट मौका। उनके पास है बिग चांस, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा चांस उन्हीं के पास है, ठीक है। हाँ, मिशिता कह रहे हैं मैंने भी कुछ कुछ यही किया था, पर मैंने सारे 360 से करने की कोशिश की, इसलिए दिक्कत हो गई। देखो मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, आप इसे ही रखो। तो आपका रेडियन वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, 57 डिग्री एक क्रूशियल वैल्यू है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी, काम बन जाएगा इससे। क्वेश्चन ये है बेटा,
टाइप कर दें, टाइप कर देता हूँ, देर लगेगी वरना मुझे लिखने में। ठीक है, दिख गया होगा सबको क्वेश्चन? लीजिए जी। चलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड circumcenter in a triangle with sides 17, 15 and 8। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ओके, बिल्कुल बताएंगे। अरे मुझे लगा 10th ही आपको पता होगा ये, अगर नहीं पता तो फिर तो ये इसका मतलब ये भी काम। सरकम सेंटर रिकॉल, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये चलो बता देते हैं। ये बात एक्सेप्टेड है आप लोगों की। रुको रुको रुको, बिगेस्ट चैलेंज ऑफ जेई एग्जाम इज टू गेट द क्वेश्चन। बेटा ऐसी इंग्लिश लिखो जो हमारी भी समझ में आ जाए, थोड़ी सिंपल लिख दिया करो, बेटा गांव के लोग हैं हम। टू गेट द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन गेट करने हैं तुम्हें? हाँ अब सही ना, अब सही है। इट मीन समझ आ जाए वो बड़ी बात है। हाँ समझ में आ गया बेटा, वही लिख दिया। चलो सुनो भाई, ऐसा होता है कोई ट्राइंगल है आपके पास, और उस ट्राइंगल में जो अंदर सर्कल होगा वो तो इन सेंटर हो गया, और जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, ठीक है, जो इसे सर्कमस्क्राइब करे, लाइक दिस, कुछ ऐसा। ठीक, कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की, पूरा पूरा फिट बैठ जाए। शिवम कह रहे ये क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा। दिस इज दिस इज योर, ये जो बाहर बनाया है ना, ये आपका है सर्कम सेंटर, मैं लिख देता हूँ चलो। और बेटा मेरे साथ तो देखो एक एडवांटेज रहा है वैसे, कि मैंने सब ये हिंदी में पढ़े हैं। सर्कल मेरे दिमाग में सर्कल नहीं आता था, मेरे दिमाग में आता था वृत्त। ठीक है, लेकिन अब मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ सरकम सेंटर हिंदी क्या होती है। तो आप लोगों ने संगति अच्छे लोगों की मिल जाती है ना, आप इंग्लिश मीडियम बच्चे मिल जाते हैं। सेंटर सरकमफ्रेंस मेंशन कर, सरकमफ्रेंस नहीं मेंशन कर, सरकम सेंटर ही बोला है। ये भी सरकम सेंटर है, वो भी सेंटर बोला है। सेंटर आपने सरकमफ्रेंस मेंशन किया है? नहीं, सरकम सेंटर लिखा है भाई मैंने, ये देखो, सर्कल ही सरकम सेंटर। नहीं नहीं, अभी बता रहे, अभी बता रहे, अभी बताते हैं दोस्तों। एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस से जा रहा है, तीनों वर्टिसेस को कर रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटर जो होगा दैट इज सर्कम सेंटर, क्योंकि ये सर्कल सर्कम स्क्राइब कर रहा है। अंदर करे तो इंस्क्राइब, बाहर करे तो सर्कम स्क्राइब। तो दिस सर्कल इज सर्कम स्क्राइबिंग द गिवन ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को सर्कम स्क्राइब कर रहा है, तो ये सर्कम सर्कल है, और इस सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलेंगे। ठीक, एक बात, ऑर्थो सेंटर क्या आफत है, ऑर्थो सेंटर भी सुन लो। वहां से परपेंडिकुलर डाला पहले वर्टेक्स से, दूसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला, और तीसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला, और तीनों के तीनों जहां मिले जाके, भाई तीनों कहीं पे मिल रहे हैं ना, तीनों के तीनों जहां मिले जाके, वो हमारा है, वो हमारा क्या है, ये है हमारा ऑर्थो सेंटर। ये दिस इज ऑर्थो सेंटर।
ऑल्थो मतलब हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए दिमाग में, ऑल्थो ऑल्थो 90 90 90, राइट राइट राइट। हाँ अच्छा, आप इजी बोल के फंसाते हो। इजी क्या बोला है मैंने इस पे? 90 90 90, जहां मिल गए बन गया। सरकम सेंटर को साइड के परपेंडिकुलर बाइस, हाँ ये बता देते हैं अभी, ये भी बता देते हैं। एक बात और आई है अभी अभी, वो भी शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। बेटा जैसे कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिले वो होता है सरकम सेंटर, ठीक, इसे सरकम सेंटर बोलते हैं। सर सर्कल की रेडियस इक्वल होगा, आप रेडियस कैसे निकालेंगे? मैं तो निकाल यस पूछ रहे आप कैसे, मैं तो निकाल दूंगा अभी तुम्हारे सामने, मैं सब निकालूंगा, अभी निकालने वाला हूँ भी, मैं कौन सा भागूंगा। हाँ सुची, तुम पॉइंट पकड़ रहे हो, पकड़ लो, बहुत जल्दी आएगा पकड़ में। मैंने कहा था तुमसे होना चाहिए, या 11 12th मेरी फंसेगी। नो 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 सुची, नो गड़बड़, ऐसा नहीं, इतना भी नहीं। सर वैसे रेडियस ही होगा ना? हैं? 2 मिनट का टाइम दो भाई साहब, 4 मिनट का टाइम लो, आप करो, हम तो वैसे तो टाइम कम है। और ये हमारा पाथ है, ये पाथ और यश, तुम दोनों बेटा कोई स्टार्टिंग कर लो ना अपने क्लासेस की फिजिक्स की, तो मैं दूसरे डेज में भी तुम्हें कराऊं, मैं 12th की करानी शुरू कर दूं, या आप रिकॉर्डिंग से काम चला लोगे, ये बताओ। 11th कर सकते, 11th तो 11th ही कर सकती है बहुत जल्दी, 11th तो इतने मजे से करेगी। 11th बेटा, ये 11th का ही देता हूँ मैं यहाँ पे तो, कभी कभी हाई हो जाता है, पर मैं बता देता हूँ ये 11th का ही क्वेश्चन है, ये 10th का क्वेश्चन है। लो और बोलो, मजे लो। ट्रिको कहाँ यूज हुई है इसमें? अभी मैंने ट्रिको लगाई भी नहीं ज्यादा। भाई यश और पार्थ, तुम दोनों मुझे अपनी कंसेंट दो, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं बेटा बहुत सारा काम करना चाह इसमें, करो मिशिता, कुछ भी यूज करो, आप कौन सी यूज करें। MWF 10 बजे हो सकते, घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे अगर मैंने 10 बजे क्लास स्टार्ट करी तो। पार्थ कह रहे थे 10 बजे क्लास, नो। भाई देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन मुझे क्या लगता है बेटा, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा भला सोचता हूँ हर वक्त। तो उस पर्पज में मैं ये सोचता हूँ कि भाई आप लोग के 12th के टॉपिक वहां से हो जाए। वो इतना याद रखना, 12th के टॉपिक की डेप्थ का लेवल 11 से थोड़ा कम है। नहीं यस, नहीं हो पाएगी बेटा। 11th के टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करें, इसको अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। आप ये सोचोगे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करा जाएगा? आई रिपीट, 11th के टॉपिक बहुत 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 फैले हुए हैं, 12th के टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी फिनिश होंगे। तो कम से कम एक दो तो टॉपिक फिनिश करें, क्योंकि वहां पे मैं मोस्टली सेक्शन आपका सीबीएसई वाली क्लास में कवर करा देता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा एड ऑन होना होता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो आप लोग, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सुची आंसर सही आ गया तुम्हारा, तुमने पॉइंट पकड़ लिया और सही जा रहे थे तुम। कंपटीशन में 11th का ज्यादा या 12th का, और निश्चित तौर पे 11th का ही ज्यादा आता है। कंपटीशन में 11th ही 11 छाई पड़ी है। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं बेटा, चतुर्भुज। ठीक है, डन है भाई, मेरे ख्याल से बहुत टाइम मिल चुका, अब खेल शुरू हो जाए, खेल शुरू हो जाए कि नहीं हो। हाँ बिल्कुल सही है सुची, तो आंसर सही है आपका। चलो मैं बता देता हूँ क्या, ओहो ये क्या हो गया, मैं बता देता हूँ क्या कहानी है। देखो ये क्वेश्चन था 10th का, 9th या 10th का क्वेश्चन था। सबसे पहली बात, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आपका
हाँ ये सही है बेटा आंसर, बहुत बढ़िया। ये आपका राइट ट्रायंगल था। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 17 है। इन्हें देखते पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपको देखते ही याद आ जाने चाहिए। ठीक। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां 90 डिग्री मिले। अब आप ये देखो, ये 90, ये 90, ये दोनों मिल गए 90 90 आके। तो राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर वही होता है 90 डिग्री वाली चीज, वर्टेक्स। ये आपका ऑर्थो सेंटर। तो और राइट ट्रायंगल में अब देखो, आपको एक सर्कल बनाना है जो तीनों इसके वर्टिसेस से पास करे। ठीक है, तीनों वर्टिसेस से पास करे। अबे राइट ट्रायंगल है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो क्या ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बताओ, क्या ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ। सेमी सर्कल 90 डिग्री, राइट ट्रायंगल ही होगा ना, राइट ट्रायंगल में ही तो होता है। सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है। इसे पलट के समझते हैं बात को। अगर कोई सर्कल है और उसमें मैंने राइट ट्रायंगल बनाया, या मैंने डायमीटर लिया, अब मैं अब मैं 10th की एनसीईआरटी में है बिल्कुल। अब मैं कहीं भी बनाऊं 90 बनेगा ना, कहीं पे भी बनाऊं, कहीं पे भी 90 बनेगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये हो गया इसका सरकम सेंटर, और बी हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। और भैया इनके बीच की डिस्टेंस हो गई रेडियस। अब रेडियस कितनी है जी? अगर डायमीटर 17 है तो रेडियस 8.5 है, तो ये भी 8.5 है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इज 8.5। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे ये बता दो, इसमें कहाँ 11th लग गई, कहाँ 12th लग गई? मैंने मना नहीं करा था। मैं मतलब ये कहा था मैं नहीं बताऊंगा अभी कुछ भी। आपने पोल दिया है? नहीं, पोल वोल तो नहीं दिया। एबीसीडी भेज दिया था, कुछ नहीं है तो गलती से भेज दिया, गलती से भेज दिया, गलती से। बी 90 डिग्री गिवन नहीं है बच्चे। एक बार बताओ, 17 15 18 से 90 होगा। अच्छा यश, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन दे देंगे, बढ़िया भी है। बी ऑर्थो सेंटर क्यों है? दिस इज गुड क्वेश्चन। इस पर आ जाते हैं अभी। बेटा वैसे क्या होता है, सुनो। अरे बी ऑर्थो, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। कोई भी ट्राइंगल हो तो जहां 90 डिग्री मिलेंगे वो आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है जी। आपने 90 डिग्री डाला, आपने 90 डिग्री डाला, तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। चाहे दो हो, तीसरा भी यहीं से जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इसे कॉन्करेंसी भी बोलते हैं। बट यहाँ जहां दो मिल जाए वो ऑर्थो सेंटर। अब आ जाओ राइट ट्रायंगल में। एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पर। अब देखो ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। अभी ए वर्टेक्स से
बीसी साइड पे 90 डिग्री डाला, आ गया। बी वर्टेक्स से एसी पर 90 डिग्री डाला, आ गया। कहाँ मिले जाके दोनों? यहां मिले। तो दिस इज ऑर्थो सेंटर। जहां 90 डिग्री मिल जाए दो भी, वो आपका हो गया ऑर्थो सेंटर। अब मैं आपको इसमें विशेष बात बताता हूँ, जो मुझे लगता है वो शेयर जरूर कर लेनी चाहिए। उसे सुनो आप। मुझे ऐसा लगा है, अभी अभी प्रतीत हुआ है, मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये जरूर शेयर करना चाहिए। ओहो, ये क्या हो गया? ठीक। ए, बी और सी। ठीक। ये है हमारा। अब इसमें परेशानी ये है बच्चों कि ए से मैं अगर परपेंडिकुलर डालूंगा ना, तो बीसी पा ही नहीं पाएगा। अब ए से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो बीसी पा ही नहीं पाएगा। आप देखो ना, कहीं भी नहीं आएगा बीसी के। ये मेरी ग्रीन लाइन मूव होती दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? क्या इसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है या नहीं? ठीक है, ठीक है। नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में आप एक्सटेंडेड पे डाल दो, एक्सटेंडेड पे। अगर आपका बीसी पे परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आप बीसी को एक्सटेंड करके डाल दो, उस पे भी माना जाएगा। इसमें ऑर्थो सेंटर बाहर आएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी यही डिस्कस करेंगे ऑर्थो सेंटर के रिगार्डिंग जो भी बात है। अब देखो, पहला परपेंडिकुलर ए से डाला, यहाँ आया। और बताओ, इसे भी लंबा सा ले लो। अब बी से परपेंडिकुलर डालो, बी से। बी से डालोगे, बी से डल गया ये कुछ अजीब सा नहीं आ रहा। तो अब क्या करो, बी से परपेंडिकुलर डाला, उसे भी आप वहां तक ले आओ, तो ये ऑर्थो सेंटर माना जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात, अभी मैंने सी वाला डाला नहीं है, वो यहीं आके डलेगा, देखना। अगर मैंने ये फिगर सही बनाई है तो वो यहीं आके डलेगा। अभी सी से किस पे डालूंगा? ए बी पे। सी से मुझे किस पे डालना है? ए बी पे डालना है। अपोजिट साइड पे डालेंगे ना, तो डालो सी से ए बी पे। देखो, यही आ रहा है ना। और आप देखो, बात बनी कि नहीं? तो बाहर आया, सी से ए बी पे डला, बी से ए सी पे डला, और ए से बी सी पे डला। सब उल्टे पुल्टे डले। लेकिन तीनों परपेंडिकुलर, चाहे वो ये वाला था, चाहे वो ये वाला था, चाहे वो ये वाला था, मिले जाके कहाँ पे? ऑर्थो सेंटर पे। तो ऑर्थो सेंटर पे क्या होता है भाई, दो से ही निकाल लिया करो, तीसरा तो वहां आएगा ही आएगा, पक्की बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा मुझे बता दो एक बार। ऑर्थो ऑप्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। आई रिपीट, ऑप्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। सर सीधे सीधे ऑर्थो सेंटर पूछ सकते हैं ना? ना, इतना आसान क्वेश्चन आईआईटी में आएगा बेटा? आईटीआई में आते हैं ऐसे, 10वीं 10वीं में आते हैं क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, इसका तो नजारा हम देंगे आप लोगों को। एक बच्चा पोल नहीं कर रहा, जल्दी करो भाई। कौन बच्चा रह गए? हाँ। आप देखो, मैथमेटिक्स की खूबसूरती मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कौन सा ट्राइंगल था? ऑप्ट्यूज। अब बनाओ राइट। राइट ट्राइंगल में ट्राइंगल पर ही होता है। और एक्यूट ट्राइंगल में, अभी बता रहे बेटा, एक्यूट ट्राइंगल में
एक्यूट ट्राइंगल में अंदर होता है। खूबसूरती ये है देखो मैथमेटिक्स की। ऑप्ट्यूज में बाहर निकल गया, राइट में राइट पे ही आ गया, और एक्यूट में अंदर आ गया। और इससे अच्छा क्या होगा दुनिया में। देखो ऑप्ट्यूज में बाहर क्यों बाहर आया है ना, देखो ये रहा, निकाला है ना आपके सामने ये। ऑप्ट्यूज ये था और ऑर्थो सेंटर यहाँ आया जाके। तो एक्यूट में अंदर, राइट में ऑन द ट्राइंगल, और ऑप्ट्यूज में बाहर निकल गया। इक्विलेटरल तो एक्यूट ही होता है, बीच में ही आएगा, वो तो बहुत ही शानदार कंडीशन है, वहां सब कॉन्साइड करते हैं। अच्छा मुझे लगता है तो तुम लोगों ने 9th 10th में चीजें पढ़ी हुई है भाई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ये भी बतानी पड़ेंगी आपको। मैं बता देता हूँ, फिनिश करता हूँ इसको आज फिर। ऑप्ट्यूज का ऑर्थो सेंटर ने एक एक्यूट बन गया है। समझ में नहीं आया क्या लिखा है। चलो मेरी मेरी आवाज सुनो, मेरी बात सुनो, और नोट कर लेना इन चीजों को। बार बार नहीं आएंगी ये बातें, आगे से मैं कभी नहीं बताऊंगा ये चीज। ये डेफिनेशन से रहते हैं इसलिए इतना नहीं पता लोगों को। हाँ ठीक है, अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं। एक बार मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे फिर क्योंकि इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। एंगल बाइसेक्टर मिले, आई रिपीट, हमारे पास एक ट्राइंगल था ए बी सी, और हमने लिए हैं एंगल बाइसेक्टर्स। तो इनसे मिलता है इन सेंटर। बहुत बढ़िया, इनसे मिलता है इन सेंटर। ठीक, ये बात हुई हमारी इन सेंटर। कलर चेंज कर रहा हूं, देख लेना। फिर मैंने बनाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हर ट्राइंगल के कॉमन पॉइंट पर मिलने जरूरी नहीं, मिलते ही है। ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है सरकमसेंटर। मैं ये भी बता सकता हूं तुम्हें क्यों होता है ऐसा। इनके पीछे बड़े बेसिक और बड़े स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। ये हो गया। तीसरी बात, एल्टीट्यूड लिया आपने। तो ये जो वायलेट लाइन बन रही है ना, एल्टीट्यूड, ये हो गया ऑर्थोसेट। फिर तीसरी चीज आती है मीडियन, चौथी चीज मीडियन। सेंट्रोइड ला रहे बेटा, अभी ला रहे सेंट्रोइड। तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करो, तो बन गया सेंट्रोइड। मीडियन से मिलता है सेंट्रोइड। एंगल बाइसेक्टर से मिलता है इन सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है सरकम सेंटर।
और परपेंडिकुलर से मिलता है, सिर्फ परपेंडिकुलर से, ऑर्थो सेंटर। हाँ, अभी बताते हैं बेटा। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया। इनसे अलग भी एक और होता है, दैट इज नोन एज 9 पॉइंट सर्कल। लेकिन एक खुशखबरी है कि 2 या 3 साल पहले ना इसे ओमिट कर दिया गया है आईआईटी सिलेबस से। तो ये मानो कि इंडिया में इसे हटा ही दिया गया है, करवाया नहीं जा रहा है। 9 पॉइंट सर्कल को हटा दिया गया है। और एक विशेष बात सुन लो भी सारे बच्चों, बहुत खास बात, महा खास। मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है, आप ये सब बताएंगे, सब बता, सब बता। एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसे आप याद रखो, ओएनजीसी। ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर होगा, ये बात आपको पता लग रही है। सी का मतलब सरकम सेंटर होगा, और जी का मतलब होता है सेंट्रॉइड। फिजिक्स से कनेक्ट हो रही होगी बात। और एन का मतलब होता है 9 पॉइंट सर्कल, जो सिलेबस में नहीं है। ये सब 1:1:1 में होते हैं। वो 10th क्लास में क्वेश्चन करे थे सेक्शन फॉर्मूले वाले, उनका यूज करके ये आपस में निकल जाते हैं। तो आपको ओएनजीसी याद रखना है, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में ओएनजीसी जो है वो आपके इक्वल होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। बस आप ओएनजीसी याद रखो, मेरे को लगता है ये आसान सा नाम है। इंडिया में ओएनजीसी कुछ है, और वो ओएनजीसी हमारे लिए ही है। एक बात अब और सुनो, समय कम है लेकिन फिर भी चलो सुनते रहो, मुझे लगता है कोई थका नहीं होगा अभी तक। थोड़ा ट्राइंगल ध्यान से सुनना। अभी बच्चे ने बोला था सर इन सर्कल पे थोड़ा प्रकाश डाल, तो बेटा थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। ओएनजीसी एक कोऑर्डिनेटर बनेंगे? नो 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 नो, मैं बताता हूँ क्या कहानी है अभी। बात बहुत सारी इकट्ठी होती जा रही है। सुनो बेबी, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। हाँ, और मैंने इसमें बच्चों एक एक वर्टिस इस पर एक एंगल बनाया, और यहां मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया। मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे साइड से कोई कंसर्न नहीं है। एंगल बाइसेक्टर लिया, एंगल बाइसेक्टर लिया। आगे क्यों नहीं लेके गया हूं, क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, साइड पे कहा जाएंगे कोई मैटर नहीं करता। अब बेटा ये बात सुनो आराम से, कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक। मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, बहुत केयरफुल है ना भाई यहाँ पे भी तुम। और यहाँ, ओहो, फिर मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला, और फिर मैंने एक यहाँ परपेंडिकुलर डाला। मुझे बच्चों ये बताओ, कॉमन साइड, हाँ इन सेंटर से यहीं से डाला है, यहीं से डाला है। देखो, परपेंडिकुलर डाला है तो 90 होगा, 90 होगा। ये एंगल इक्वल। इन दोनों ट्राइंगल पे सोचो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये बताओ। एंगल इक्वल,
आरएचएस से, आरएचएस क्या होता था? आरएचएस राइट एंगल 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, और ये भाई दो एंगल इक्वल हो गए, एस एस ले लो, एस ए एस ले लो या आरएचएस ले लो, जो मर्जी लो। क्या ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, पक्का? किसी को ऑब्जेक्शन हो बताओ भाई, ऑब्जेक्शन अभी बता दो जो भी है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? शिवम बताएंगे बेटा, ये भी बताएंगे, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये बहुत अच्छी बात बोली है इस बच्चे ने। शिवम ये कह रहे हैं सर, अब इन क्लासेस को पढ़ के तो मैं अपने 9th क्लास के भाई को पढ़ा दूं। अगर आप सच में अपने 9th के, 8th के और 10th के भाई बहनों को पढ़ाएंगे, आप लोगों की मैथ्स इतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी कि आपको अंदाजा भी नहीं है इस बात का। सुनो पहले, अब यहाँ पे आओ। ये कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगी साइड्स या नहीं? कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से होंगी। और क्या ये भी इक्वल होगी? होगी। तो ये तीनों इक्वल हो गई। अगर ये तीनों इक्वल हो गई तो क्या मैं एक सर्कल बना सकता हूं? क्योंकि तीनों इक्वल है। और अगर सर्कल बन गया जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, अगर एक सर्कल बन गया जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो हमने रेडियस बना ली। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मेरी रेडियस थी ना फिर। ये तीनों परपेंडिकुलर मेरे क्या थे? ये रेडियस थे। फिर मैं ये पता है क्यों कर रहा था? अब यहां पर आओ, लॉजिक और समझो, ग्रेट लॉजिक। मैं ये सोच रहा था भाई ये मेरा सर्कल है, मुझे एक सर्कल बनाना है, तो मैंने इमेजिन कर लिया सर्कल पहले, और मैंने ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई। इन्हें एक्सटर्नल पॉइंट की टेंजेंट कंसीडर कर लिया मन मन में, जो कि इक्वल होती है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ही तो हो पाया ये। फिर मैंने यहां भी ऐसे सोचा, फिर मैंने वहां भी ऐसे सोचा। और भी एक बात है, अरे बात में बात बहुत बात है, 1 घंटे तक इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो फिलहाल ये नोट करो कि ये आपकी इन रेडियस हो गई और ये आपका इन सर्कल हो गया। अभी बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बात तो इसमें बहुत देर तक कर सकता हूं मैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये पता चला ये क्या आया, क्यों आया, और ये परपेंडिकुलर क्यों डाले थे हमने, जिससे कि हमें रेडियस मिल जाए। और सुनो, ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो रेडियस ही होगी कि नहीं होगी? पढ़ा था ये भी आपने, थ्योरम पढ़ी है 10th क्लास में। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालो रेडियस ही होती है, और कोई हो ही नहीं सकती। 90 डिग्री से रेडियस ही आती है। ओके है ये बात? कुछ पूछना है इसमें किसी को? कोई मन में विचार हो तो बता दो। इस क्वेश्चन का एक एप्लीकेशन और बनता है, जो कभी भी आपको किसी भी दिन फंसा देगा। वो ये है कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये जेड है तो ये भी जेड होगा। मोर ओवर ये एंगल इक्वल होंगे, याद रखना, इक्वल होंगे। इन रेडियस के छोटे छोटे फॉर्मूले बताएंगे हम आपको बहुत शॉर्ट में। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले भी होते हैं, ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड होते हैं वो, बट अभी नहीं।
ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूँ। दूसरी बात सुनो, अगर किसी को ज्यादा भूख लग रही है तो बेटा वो जा सकता है, लेकिन मुझे ही निपटाना पड़ेगा। 10th की रिवीजन नहीं, 10th के अच्छे कंसेप्ट की रिवीजन डिमांड में है। 10th पूरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। अब सुनो बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हमने, बनाया बनाया बनाया। ठीक, सोचना कि कैसे ये बात निकल के आई। अब इसे समझते हैं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, तो आप ये सोचो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टर कॉर्ड, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या यहां भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या यहां ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर ऐसा नहीं अच्छा लग रहा आपको, तो ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको। एक ट्राइंगल ये, हम इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं, तो ये दोनों, देखो ये बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, पक्की बात है। 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, और ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड, दोनों ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गई, और 90 डिग्री है तो ये भी इक्वल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ये दोनों आपस में इक्वल। बेटा इन सेंटर अलग चीज हुई, इन सेंटर और सर्कम सेंटर अलग अलग जगह लाई करते हैं, एक जगह नहीं करते ये। इन सेंटर अलग है, सर्कम सेंटर अलग है। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप ऐसे सोचो ना, सुनो मैं बताता हूँ। आप एक यहाँ पे बनाओ सेंटर सर्कल। अब आप ये देखो, क्या रेड सर्कल का सेंटर और ब्लू सर्कल का सेंटर एक ही जगह होगा? ये यहाँ होगा, ये यहाँ आ रहा है। अब लग रहा है दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो बेटा देखो, तुम लोगों ने ही सोचा है ना, सपने बड़े, तो कॉन्सेप्ट भी गहरे गहरे आएंगे ना। तो इसे हटा दो यहाँ से, इसे हटा दो या ऐसे बना देना दो। इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अरे ओएनजीसी से निकलेगा, ओएनजीसी से। वो पूछ रहा है इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? वो ओएनजीसी से निकालेंगे। हटा दो, ओके, बच्चे कह रहे थे हटाओ, अभी हटाते हैं। ठीक, क्या बता रहा था मैं? भाई इन दोनों ट्राइंगलों में देखो, हमने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये कॉमन साइड आ गई, और ये 90 90 आ गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों मेरी हो गई इक्वल। सिमिलरली, 90 90 दोनों इक्वल, कॉमन साइड, ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, रेडियस बन गई, रेडियस बन गई, हमने सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, तो हमारा ये सर्कमस्क्राइब हो गया, सर्कमस्क्राइब हो गया, तो आपका सर्कम सर्कल बन गया, और उस सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोल दिया। अब ये ढूंढा कैसे?
एक बच्चा क्विट कर गया, एक बच्चे की हिम्मत टूट गई। चलो ये ढूंढा कैसे, इसको भी मैं बता देता हूँ तुम्हारे को साथ साथ, इसे समझना जरा तुम अब कि ये ढूंढा कैसे जाता है। ये मैथमेटिशियंस ने सबसे पहली बार कैसे सोचा था, उस प्रोसेस को भी तुम समझ लो। कैसे समझे? अरे देखो, अगर थक गए हो तो तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फिर ये दोबारा कराना पड़ेगा, समय नहीं है ना हम लोगों के पास। मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। सर आप मैथ्स की स्टोरीज पढ़ते हो? हाँ पढ़नी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, मैं सब पढ़नी पड़ती है। हाँ रिकॉर्डिंग तो सेंड हो ही जाएगी। सुनो, अब हमारे पास बच्चों, ध्यान से सुनना, बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम सोचते कैसे हैं चीजों को, तो फिर समझ में कैसे आती है। ये बी और सी के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया जो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या ये पॉइंट ब्लू डॉट आपको लग रहा है बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है? बताओ, क्या ये ब्लू डॉट आपको बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर लग रहा है अप्रोक्सीमेटली? ठीक है, अब मैं इधर बनाऊं कि इसके ऊपर बनाऊं, लेफ्ट वाला बनाऊं कि मैं ऊपर बनाऊं जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो, जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ऊपर वाला ना? पता चल रहा है ना, ऊपर वाला बनना है। ठीक है, तो मैंने ये ऊपर बना दिया, फिर ऊपर बनाया, फिर ऊपर बनाया, बनाता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ। ये जितने भी पॉइंट मैं बना रहा हूँ ये बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। प्रॉपर्टी छोड़ो बिल्कुल, आप आराम से समझो, ये सारे सारे पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब अब देखो, अब मैंने ये पॉइंट लिया जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये सारे ब्लैक पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसे ही आएंगे। और ये पॉइंट ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। तो अब ये देखो, ये जो पॉइंट आया बीच में इनका इंटरसेक्शन, ये जितना ए से था, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, जितना ये ए से था उतना ये सी से है, जितना ये सी से है उतना ये बी से है, तीनों से क्योंकि इक्वल है तो सर्कल बनाने का स्कोप हमें मिल गया। क्योंकि तीनों से इक्वल मतलब रेडियस मिल गई, रेडियस मिल गई इसका मतलब हमें सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया तो आपका बात बन गई। तो क्या मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे बी और सी से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने का लॉजिक ये था। क्यों लिए जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जिससे कि बी और सी से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट मिल जाएंगे, मिलते चले गए। फिर सी और ए से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट चाहिए, मिलते चले गए। ए और बी से चाहिए, मिलते चले गए। जहां तीनों, ये जहां मिल गया, ये पॉइंट जो बीच में आया, भाई ये जो पॉइंट बीच में आया ये जितना ए से है उतना ही बी से, उतना इसी से दूर है, तो इसलिए ये सेंटर का काम करेगा सर्कमरेडियस। बिल्कुल। अब समझ में आया, बात आई कि नहीं आई? कि ये हो क्या रहा है, इनके पीछे की कहानियां क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही इन सेंटर की कहानी है, ऐसे ही ऑर्थो सेंटर की कहानियां है, ऐसे ही सेंट्रोइड की कहानी है, और उन कहानियों के बाद में उनके रिजल्ट निकल के आए हैं। ये ओरिजिनल थॉट है जिससे सबसे पहली बार निकाला गया था। सर अब यहाँ सब क्लियर हो गया। 9 पॉइंट सर्कल कोई टर्म की जरूरत नहीं है, उसमें 3 ट्राइंगल बनते हैं, उनका निकलता है सेंटर। 9 पॉइंट सर्कल 3 ट्राइंगल का कॉमन करके निकालते हैं, वो सिलेबस में ही नहीं है, फिर हटा दिया गया, ना वो क्वेश्चन आया उसमें आज तक।
तो मुझे भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। मुझे पता है वो 9 पॉइंट सर्कल भी पहले होता था, तो मुझे याद भी नहीं है उनका एग्जैक्टली, बस हिंट याद है कैसा चलता था। मुझे पूछो, मुझे याद भी नहीं आएगा। मैं खुद भूल गया, जो चीज काम में नहीं आती भूल जाती हूँ। ठीक है भाई, मेरे घर पे आके देखो मेरे पे कितनी बुक्स है। हाँ, सुनने में कूल कूल तो है वो आप ऐसा मान लो, कुछ ऐसा लगता है जैसे तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सब बना दो, ये है वो है, तो उसमें से निकल के आता है वो एक 3 ट्रायंगल बनते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उससे हो जाता है। चलो ठीक है, काफी देर हो गई है, अभी रोक देते हैं।